11 जुलाई 2006 मायानगरी मुंबई हर रोज की तरह अपनी रफ्तार में डूबी हुई थी। हर कोई अपने कल की चिंता छोड़ आज की भागदौड़ में लगा था। सुबह होते ही कामकाजी लोग दफ्तर के लिए निकल चुके थे। स्टूडेंट्स को अपनी क्लास पहुंचने की जल्दी थी, तो वही फिल्मी दुनिया में अपना नाम बनाने का सपना देखने वाले न्यू कमर ऑडिशंस की लाइन में खड़े थे। सुबह से दोपहर हुई और फिर दोपहर से शाम। शाम के बाद लोग अपने अपने काम को निपटाकर अपने अपने घरों की ओर लौटने लगे। जितनी तेजी से वो सुबह काम के लिए निकले थे, उतनी ही जल्दी में थके हारे लोग घर लौट रहे थे। कोई मिठाई का डिब्बा लेकर अपने बेटे की मुस्कान के बारे में सोच रहा था, कोई नई नौकरी मिलने की खुशी में फूला नहीं समा रहा था, तो कोई काम न मिल पाने के कारण अपने अधूरे ख्वाबों के बोझ तले डूबा हुआ था। अपनी अपनी दुनिया में गुम सभी लोगों के कदम मुंबई की लोकल ट्रेन की तरफ बढ़ रहे थे। लोकल ट्रेन्स, जिन्हें मुंबई की लाइफलाइन भी कहा जाता है, उस शाम भी लाखों मुसाफिरों की उम्मीदें, थकान और ख्वाबों को लेकर दौड़ रही थीं। शाम के 6 बज चुके थे और इस दौरान लोकल ट्रेन्स का पीक आवर होता है। हर रोज की तरह उस दिन भी चर्च गेट रेलवे स्टेशन पर इतनी भीड़ हो चुकी थी कि प्लेटफॉर्म पर पैर रखने तक की जगह नहीं थी। ट्रेनें कुछ मिनट के गैप में आती जाती रही। जैसे ही ट्रेन रुकती, हजारों लोग प्लेटफॉर्म से बोगियों की तरफ दौड़ लगा देते। पल भर में हजारों लोग जगह की तलाश में तेजी से बोगियों के अंदर दाखिल हो जाते। कोई सीट पर अपनी जगह ले लेता, कोई खड़े खड़े सफर करने को मजबूर होता और सैकड़ों लोग ऐसे भी थे जो जल्दी घर पहुंचने के चक्कर में गेटों पर ही लटक जाते। भीड़, अफरा तफरी और लोकल ट्रेन्स की यह तस्वीर मुंबई के लिए आम थी। लेकिन कुछ मिनटों के गैप पर जब अपने अपने समय से ट्रेन एक लंबा हॉर्न देकर प्लेटफॉर्म को छोड़ने लगी, तब किसी को जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि आज ये ट्रेन तेज रफ्तार के साथ मौत की आगोश की तरफ बढ़ रही है। उस शाम 7 लोकल ट्रेन्स में 21 लोग ऐसे भी सवार थे जिनके मंसूबे ठीक नहीं थे। उनके हाथ में ब्लैक कलर का एक बैग था। साधारण से दिखने वाले इस बैग के भीतर मौत की वो खामोश आग छिपी थी जो अगले कुछ ही मिनटों में सैकड़ों लोगों की जिंदगी को राख कर देने वाली थी। इन सच से अनजान लोग ट्रेनों में अपने पूरे दिन की खट्टी मीठी यादों को एक दूसरे से शेयर कर रहे थे। खचाखच भरी होने के बाद भी इन लोकल ट्रेनों में हल्का और खुशनुमा माहौल था। कुछ ही देर में अगले स्टेशनों पर जैसे ही ये ट्रेनें रुकी, हजारों लोगों के साथ वो सभी मौत के सौदागर भी चुपचाप उतर जाते हैं और तेज कदमों के साथ स्टेशन छोड़कर भाग निकलते हैं। ट्रेनें एक बार फिर से अपने अगले स्टेशनों की ओर बढ़ जाती हैं। इन्हीं ट्रेनों में से एक ट्रेन जैसे ही सेंटा क्रूज स्टेशन के पास पहुंचने वाली होती है, तभी 6:24 पर उसमें एक जोरदार धमाका होता है। कुछ ही सेकंड्स में 9 लोगों की जान चली गई और दर्जनों लोग बुरी तरह से घायल हो गए। पहले लोगों को लगा कि ट्रेन में कोई सिलेंडर ब्लास्ट होने की वजह से यह हादसा हुआ है, लेकिन उनका यह भरम तब टूट गया जब अगले कुछ सेकंड्स में ही बांद्रा खार रोड के बीच तेज रफ्तार से चल रही एक और लोकल ट्रेन में जोरदार विस्फोट हो जाता है। धमाके की आवाज से पूरा इलाका थर्रा उठता है और आसमान काले धुएं से भर जाता है। लोहे की बोगियां टूटकर टेढ़ी हो जाती हैं, सीट्स टूटकर नीचे की ओर धंस जाती है। कोई बोगी के अंदर ही अपनी जान गंवा बैठता है, तो कोई तेज रफ्तार ट्रेन से एक झटके में बाहर जमीन पर गिरकर अपनी जान खो देता है। इस धमाके में 22 मासूम लोग अपने घर पहुंचने से पहले ही दर्दनाक मौत की बाहों में समा जाते हैं। सैकड़ों लोग बुरी तरह से घायल हो जाते हैं। किसी का सर फटता है, किसी के शरीर में ट्रेन के टुकड़े धंस जाते हैं, कोई अपना हाथ गंवा देता है, तो कोई भारी चोट लगने से कोमा में चला जाता है। एक झटके में खुशनुमा माहौल दर्द भरी चीख पुकार में बदल जाता है। खून से सनी ट्रेन की बोगियां, उसमें कटी फटी लाशें और उन पर बिखरे हुए वो मिठाई के डिब्बे जिन्हें लोगों ने खुशियां बांटने के लिए खरीदा था। हर तरफ यही मंजर था। भगदड़ थी, दर्द था, लाशें थी और घायल होकर सैकड़ों करहाते लोग थे। लेकिन ये तो बस एक शुरुआत थी। धमाकों का ये सिलसिला यही नहीं रुकता। मुंबई की लाइफलाइन कहलाने वाली लोकल ट्रेनें आज आग का गोला बन चुकी थी। इन 2 धमाकों के केवल 1 मिनट बाद 6:25 पर जैसे ही एक लोकल ट्रेन जोगेश्वरी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकती है, उसमें दिन का तीसरा धमाका हो जाता है। उसके अगले ही मिनट 6:26 पर चर्च गेट बोरीवली की एक और लोकल जब माहिम जंक्शन के प्लेटफॉर्म नंबर 3 पर आकर रुकी, उसमें दिन का चौथा धमाका होता है। ट्रेन के प्लेटफॉर्म पर होने की वजह से ये दोनों धमाके सबसे ज्यादा खतरनाक थे। धुएं के गुबार में कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। दोनों जंक्शंस पर भगदड़ मच चुकी थी। ट्रेन की बोगियों के अंदर का मंजर किसी युद्ध के मैदान से कम नहीं था। हर तरफ बस खून, चीखें, टूटे फूटे शरीर और लाशें थी।
तीसरे धमाके में 28 और चौथे में 43 लोग अपनी जिंदगी खो बैठे। 3 मिनट के भीतर 4 अलग अलग ट्रेनों में धमाके की खबर से पूरा इलाका सहम उठता है। रेलवे स्टेशन के अधिकारियों के दफ्तरों की फोन की घंटियां घनघनाने लगती है। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था ये क्या और क्यों हो रहा है, लेकिन अफरा तफरी के उस माहौल में कोई रिस्पॉन्स देने से पहले ही 3 मिनट बाद फिर से 6:29 पर मीरा रोड और भयंडर के बीच फुल स्पीड से ट्रैवल कर रही एक और लोकल ट्रेन में 5वां धमाका होता है और पल भर में 31 लोग अपनी जान खो देते हैं। अब लोग समझने लगे थे कि ये कोई हादसा नहीं बल्कि सोचा समझा आतंकी हमला है। ट्रेनों में सवार लाखों लोगों के अंदर अब डर पैदा हो गया था कि कहीं अगला धमाका उनकी ट्रेन में ही ना हो जाए। किसी को कुछ भी नहीं पता था कि अगला धमाका कहां होगा और आतंक का ये खेल कब खत्म होगा। सबके अंदर 1993 मुंबई सीरियल ब्लास्ट की यादें ताजा हो गई थी, जब मुंबई में कुछ ही वक्त के अंदर अलग अलग जगहों पर 12 बॉम्ब ब्लास्ट हुए थे। दिन और तारीख भले ही अलग थी, लेकिन खौफ का मंजर आज भी बिल्कुल उसी दिन के जैसा था। ट्रेन में सवार लोगों की सांस अटकी हुई थी, लेकिन इससे पहले कि लोग कुछ और समझ पाते, सिर्फ 1 मिनट बाद 6:30 पर चर्च गेट विरार लोकल ट्रेन जो उस वक्त माटुंगा रोड और माहिम जंक्शन के बीच ट्रैवल कर रही थी, उसमें दिन का 6वां धमाका हो जाता है और 28 लोग अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठते हैं। अब तक पूरे शहर में हड़कंप मच चुका था। 6 मिनट में 6 धमाकों की दर्दनाक खबर ने पलक झपकते ही टीवी, रेडियो और मोबाइल के जरिए पूरे देश को हिला दिया। मुंबई पुलिस ने तुरंत वेस्टर्न रेलवे के सभी स्टेशनों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया। पुलिस को मोबिलाइज किया गया। हजारों पुलिसकर्मी घटना स्थलों की तरफ रवाना हुए, लेकिन दिक्कत ये थी, जैसे ही पुलिस एक धमाके की जगह पहुंचने के लिए निकलती, अगले ही पल किसी दूसरी जगह से धमाके की खबर आ जाती। हर फोन कॉल में मौत की चीखें थी, ट्रेनों के अंदर और बाहर बिखरी हुई लाशें थी और बचे हुए लोगों के चेहरे पर डर, गुस्सा और बेबसी थी। 6वें धमाके के बाद जब 5 मिनट बीत जाते हैं और अगला धमाका नहीं होता, तो लोग थोड़ी राहत की सांस लेते हैं। उन्हें लगता है कि मौत का ये खेल शायद अब खत्म हो गया है, लेकिन अगले ही पल 6:35 पर चर्च गेट विरार लोकल की एक और ट्रेन जो बोरीवली इलाके से गुजर रही थी, उसमें उस दिन का 7वां धमाका होता है और 26 और लोग अपनी जान गंवा बैठते हैं। केवल 11 मिनट के अंदर 7 धमाके हो चुके थे, जिनमें 209 लोग अपनों से हमेशा के लिए बिछड़ गए और 700 से ज्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। मुंबई की रफ्तार जो कभी नहीं रुकती थी, आज मौत के खौफ के आगे ठहर गई थी। ये सभी बम धमाके मुंबई की वेस्टर्न रेलवे लाइन पर चलने वाली लोकल ट्रेनों में किए गए थे। आतंकियों ने इन धमाकों के लिए प्रेशर कुकर बॉम्ब्स का इस्तेमाल किया था। इस तरह के बम विस्फोट भारत में इससे पहले कभी नहीं हुए थे। हर बम को 7 लोकल ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में रखा गया था। ये बॉम्ब्स लोकल ट्रेनों की भीड़, रफ्तार, लोकेशन और टाइमिंग को देखते हुए टाइमर से फिट किए गए थे। अब धमाकों का सिलसिला तो थम गया था, लेकिन सवाल ये था कि आखिर वो लोग थे कौन जिन्होंने इतने वेल प्लान तरीके से इन 7 ट्रेनों में ये बॉम्ब ब्लास्ट किया था। इन सीरियल ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कौन था और आखिर ये घिनौनी साजिश कब, क्यों और कैसे रची गई। 11 July 2006, a date that remains etched in the hearts of every Mumbaiker. A string of powerful blasts rocked India's financial capital, Mumbai. After jumping from the train, what I could see was that there were dead bodies, people were injured, they had lost their hands, legs. More than 200 people were killed and about 700 were injured. Till date, the 2006 Mumbai train bombing remains a devastating episode in Mumbai's entire history. मुंबई ट्रेन ब्लास्ट की जड़ें साल 2002 के गोधरा कांड और उसके बाद फैले दंगों से जुड़ी हैं। दरअसल 27 फरवरी 2002 को गुजरात के गोधरा स्टेशन के पास साबरमती एक्सप्रेस के कोच नंबर S6 में कुछ एक्सट्रीमिस्ट द्वारा आग लगा दी गई थी। इस कोच में अयोध्या से लौट रहे कार सेवक सवार थे। आग की चपेट में आकर 59 कार सेवकों की जान चली गई। इसके बाद पूरे गुजरात में कम्युनल दंगे भड़क उठे, जिसमें सैकड़ों हिंदू और मुस्लिम मारे गए। दंगे भले ही कुछ दिनों में शांत हो गए थे, लेकिन स्टूडेंट्स इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया यानी सिमी जैसा टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन इसे कभी नहीं भूला। ये आतंकी संगठन इस दंगे में मारे गए मुस्लिमों के लिए गुजराती हिंदुओं को दोषी मानकर बदले की आग में जलता रहा। सिमी पहले से ही भारत सरकार से बदला लेने को बेकरार था।
क्योंकि उसे 2001 में ही भारत सरकार ने स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन की आड़ में भारत में लगातार आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने की वजह से बैन कर दिया था। इसी वजह से सिमी के कट्टरपंथियों ने भारत में आतंक फैलाने के लिए अपनी एक दूसरी ब्रांच इंडियन मुजाहिदीन की शुरुआत की। इंडियन मुजाहिदीन 2002 के गुजरात दंगों का बदला लेने के लिए पाकिस्तान के आतंकी संगठन लश्कर-ए-तायबा से कांटेक्ट में आया। लश्कर-ए-तायबा भी गुजरात दंगों का बदला लेना चाहता था। इसकी प्लानिंग प्लॉटिंग के लिए गुजरात दंगों के कुछ महीने बाद इंडियन मुजाहिदीन का एक मेंबर फैजल शेख लश्कर-ए-तायबा के बुलावे पर पाकिस्तान जाता है। वो करीब 2 साल तक पाकिस्तानी आतंकियों के बीच रहता है और वहाँ लश्कर के कैंप में रहकर आतंक की पूरी ट्रेनिंग लेता है। उसके अंदर भारत के लिए इस कदर नफरत भर चुकी थी कि वो जल्दी से जल्दी भारत पर हमला करके हजारों लोगों की जान लेने को व्याकुल हो रहा था। इसी नफरत और आतंक की बुनियाद पर पाकिस्तान में मुंबई ट्रेन बॉम्बिंग्स की घिनौनी साजिश रची जाती है। लश्कर-ए-तायबा इंडियन मुजाहिदीन के साथ मिलकर मुंबई की लोकल ट्रेन्स को निशाना बनाकर मुंबई की कमर तोड़ना चाहता था, लेकिन इतने बड़े प्लान के लिए उसे फैजल शेख की तरह कुछ और भारतीय मुस्लिम कट्टरपंथियों की जरूरत थी। इसलिए 2004 में लश्कर-ए-तायबा ने फैजल शेख को वापस भारत भेजकर भारत से कुछ और लड़कों को पाकिस्तान भेजने को कहा। लश्कर-ए-तायबा के आदेश पर फैजल भारत लौटकर अपने भाई मुजम्मिल, डॉक्टर तनवीर, सुहेल मोहम्मद शेख, जमीर रहमान शेख, मोहम्मद अली और कमाल अंसारी को पाकिस्तान भेजता है। ये सभी लोग महीनों तक बहावलपुर और मुजफ्फराबाद के आतंकी कैंपों में हथियार और विस्फोटक की ट्रेनिंग लेते हैं। ट्रेनिंग के बाद उन्हें वापस भारत जाकर मुंबई की लोकल ट्रेनों की रेकी का काम सौंप दिया जाता है। इस बीच लश्कर-ए-तायबा ये भी तय करता है कि इस हमले में पाकिस्तानी आतंकियों को भी शामिल किया जाएगा। इसी को लेकर मार्च 2006 में लश्कर-ए-तायबा और इंडियन मुजाहिदीन के चीफ पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के बहावलपुर में एक बार फिर मिलते हैं। इस गुप्त बैठक की मेजबानी लश्कर का सीनियर कमांडर आजम चीमा अपने घर पर करता है और यही तय होता है कि मुंबई की लोकल ट्रेनों में बॉम्ब ब्लास्ट करने के लिए खुद आजम चीमा की देखरेख में लड़कों को ट्रेनिंग दी जाएगी। उसे पूरे 50 लड़कों को तैयार करने का काम मिलता है, जिनमें इंडियन मुजाहिदीन और लश्कर दोनों के लोग होंगे। अपने आका के आदेश पर आजम तुरंत काम पर लग जाता है। इसके बाद इंडियन मुजाहिदीन अपने कुछ और लड़कों को पाकिस्तान पहुंचाता है, जो कराची, फिर वहां से इस्लामाबाद और फिर मुजफ्फराबाद के उम्मुल कुरा कैंप पहुंच जाते हैं। उम्मुल कुरा कैंप में पहले से ही कुछ पाकिस्तानी दौरे आम की ट्रेनिंग कर रहे होते हैं, इसलिए लश्कर-ए-तायबा इंडियन मुजाहिदीन के सदस्यों को उनसे अलग रखता है और उन्हें सख्त हिदायत देता है कि वो यहाँ एक पाकिस्तानी बनकर ही रहे और किसी को पता ना चलने दे कि वो भारत से आए हैं। इसके बाद उन सभी की बेसिक ट्रेनिंग शुरू होती है, जिसमें सभी को AK-47 के साथ साथ लाइट मशीन गन चलाना भी सिखाया जाता है। जब सभी लड़के राइफल चलाने में मास्टरी हासिल कर लेते हैं, तब उन्हें ग्रेनेड फेंकना सिखाया जाता है। उम्मुल कुरा में करीब 2 महीने की बेसिक ट्रेनिंग के बाद इन सभी लड़कों को एडवांस ट्रेनिंग के लिए आजम चीमा मई 2006 में बहावलपुर के आतंकी कैंप में शिफ्ट करता है। बहावलपुर कैंप में इन्हें एक्सप्लोजिव बनाने और उसमें टाइमर लगाकर धमाका कराना सिखाया गया। इस दौरान उन्हें सबसे खतरनाक एक्सप्लोजिव्स जैसे C3, C4 और TNT को भी हैंडल करना सिखाया गया। जब ये लड़के एक्सप्लोजिव बनाने में एक्सपर्ट हो जाते हैं, तो उनकी टेस्टिंग के लिए उनसे छोटे छोटे धमाके करवाए जाते हैं। कुछ महीनों की पूरी ट्रेनिंग के बाद इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी भारत लौट आते हैं। अब तक भारत में हमला करने के लिए पाकिस्तान के भी 9 आतंकियों को फुल ट्रेनिंग दे दी गई थी। जुलाई के शुरुआती दिनों में लश्कर-ए-तायबा के 9 आतंकी 2 ग्रुप में बंटकर इंडियन मुजाहिदीन की मदद से भारत में घुसपैठ करते हैं। पहले ग्रुप के 6 पाकिस्तानी आतंकी बांग्लादेश के रास्ते मुंबई पहुंचते हैं, जबकि दूसरे ग्रुप के 3 पाकिस्तानी आतंकी नेपाल के रास्ते मुंबई आते हैं। मुंबई पहुंचने पर इन 9 पाकिस्तानी आतंकियों के रहने का इंतजाम वही फैजल शेख करता है, जो 2004 में पाकिस्तान से ट्रेनिंग लेकर भारत लौटा था। फैजल इनमें से कुछ को मुंबई के मलाड इलाके में तो कुछ को बांद्रा, बोरीवली और मुंब्रा इलाके में रखता है। सभी को बड़ी चालाकी से मिडिल एंड लोअर क्लास मुस्लिम लोकेलिटीज में ठहराया गया था, ताकि कुछ गड़बड़ होने पर मुंबई के इन लोकल मुस्लिम्स को जिहाद के नाम पर आसानी से बहलाया जा सके। इसी दौरान इंडियन मुजाहिदीन के आतंकी लगातार मुंबई लोकल ट्रेनों की रेकी भी कर रहे होते हैं। उन्हें जल्द ही एक बात समझ में आ जाती है कि मुंबई की लोकल ट्रेनें एकदम टाइम पर चलती है। लोकल ट्रेन लेट ना हो
हो, इसलिए कभी कभी राजधानी जैसी ट्रेनों को भी रोक दिया जाता है। उन्होंने ये भी जाना कि लोकल ट्रेनों के जरिए डेली लाखों लोग ट्रैवल करते हैं और शाम के वक्त इनमें सबसे ज्यादा भीड़ रहती है। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए लोकल ट्रेन्स में बॉम्ब प्लांट करने की तैयारी शुरू होती है, जिसने मुंबई की रफ्तार को हमेशा के लिए एक खौफ में बदल दिया। पाकिस्तान में बैठे लश्कर-ए-तैयबा के हैंडलर आजम चीमा की अगुवाई में 20 किलोग्राम RDX गुजरात के कांडला पोर्ट के जरिए मुंबई भेजा जाता है। इसके बाद साबू सिद्दीकी हॉस्पिटल में काम करने वाला यूनानी डॉक्टर तनवीर अंसारी 20 किलोग्राम अमोनियम नाइट्रेट का मुंबई में ही इंतजाम कर लेता है। इस बीच आजम चीमा लगातार फैजल शेख से फोन पर संपर्क में रहता है। वो उसे फोन पर ही आगे की प्लानिंग की ब्रीफिंग देता रहता है कि कब क्या करना है, कैसे करना है। इस पूरी साजिश की फंडिंग भी बेहद सिस्टमैटिक तरीके से की जाती है। हवाला के जरिए इस हमले में होने वाले खर्चे के लिए फैजल शेख को बीच बीच में पैसा भी भेजा जाता है, जिसमें कुछ रकम सऊदी अरब से रिजवान डावरे और दुबई से राहिल उताउर रहमान शेख के जरिए भी आती है। इसके बाद एक्सप्लोजिव बनाने का काम शुरू होता है। सेंटा क्रूज की 2 अलग अलग दुकानों से 5 लीटर के 8 प्रेशर कुकर खरीदे जाते हैं। फिर इन प्रेशर कुकरों को RDX और अमोनियम नाइट्रेट समेत गोवंडी में शेख मोहम्मद अली के घर पहुंचा दिया जाता है, जहां मौत के सामान को तैयार किया जाने वाला था। हर कुकर में 2 किलो RDX और 3.5 किलो अमोनियम नाइट्रेट को मिलाया गया। इन दोनों के मिक्सचर से विस्फोटक क्षमता 3 गुना तक बढ़ जाती है। लेकिन मकसद सिर्फ धमाका करना नहीं था, बल्कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को मारना था। इसलिए हर प्रेशर कुकर में लोहे की धारदार कीलें भरी गई, ताकि धमाके के वक्त वो गोलियों की तरह उड़कर हर शरीर को छलनी कर दे। इसके बाद तीनों चीजों को अच्छे से मिलाकर पैक किया गया। फिर उसमें डेटोनेटर और टाइमर सेट किया गया, ताकि सब कुछ तय वक्त पर बिना किसी चूक के फट सके। जब सभी प्रेशर कुकर बॉम्ब तैयार हो गए तो उन्हें बांद्रा में फैजल शेख के घर लाया गया, जहां से उन्हें अटैक वाले दिन रवाना किया जाना था। मुंबई को दहलाने के लिए 11 जुलाई 2006 की तारीख चुनी गई। ट्रेंड हुए 50 आतंकियों में से 21 को इस काम के लिए सेलेक्ट किया गया। तय हुआ कि 21 लोग 7 ग्रुप में बंटकर चर्च गेट से खुलने वाली 7 लोकल ट्रेन को निशाना बनाएंगे। हर ट्रेन के फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में एक प्रेशर कुकर बम रखा जाएगा, क्योंकि यही वो डिब्बे थे जिनमें मुंबई में रहने वाले अधिकतर गुजराती सफर करते थे। और इस तरह आतंकी संगठन इस हमले में ज्यादा से ज्यादा गुजरातियों की हत्या करके 2002 गुजरात दंगे का बदला लेना चाहते थे। लेकिन प्लानिंग यही नहीं रुकी। हर प्रेशर कुकर बम उस ट्रेन में रखा जाना था जिसके पीछे कम से कम 2 ट्रेनें और चल रही हो, ताकि धमाके के बाद न सिर्फ जाने जाए बल्कि रेस्क्यू तक पहुंचने का रास्ता भी बंद हो जाए। साथ ही ये भी तय किया गया कि सभी 7 टारगेटेड ट्रेनें धमाके के वक्त 50 किलोमीटर के दायरे में ट्रैवल कर रही हो, ताकि एक लिमिटेड एरिया के अंदर ज्यादा से ज्यादा आतंक का खौफनाक मंजर कायम हो सके। सब कुछ प्लान हो जाने के बाद 11 जुलाई 2006 का दिन आ जाता है। 11 जुलाई की शाम करीब 4 बजे 21 आतंकी 7 ग्रुप्स में डिवाइड हो जाते हैं। हर ग्रुप में 2 भारतीय और 1 पाकिस्तानी आतंकी शामिल था। हर ग्रुप को एक ब्लैक बैग सौंपा गया, जिसमें एक्सप्लोजिव से भरा एक प्रेशर कुकर रखा था। इसके बाद सभी 7 ग्रुप्स बांद्रा से अलग अलग टैक्सी लेकर चर्च गेट स्टेशन की ओर निकल जाते हैं और शाम के करीब 5:15 पर चर्च गेट स्टेशन पहुंच जाते हैं। वहां पहुंचकर सबने पहले से तय और पहचान रखी उन ट्रेनों का इंतजार किया जो नॉर्थ की ओर जाने वाली थी। जैसे जैसे यहाँ ट्रेन आती जाती रही, आतंकी चुपचाप पहले से तय की गई अपनी अपनी ट्रेन में भीड़ के साथ सवार हो जाते हैं। ट्रेन में चढ़ते ही प्रेशर कुकर बॉम्ब से भरे बैग को फर्स्ट क्लास के ओवरहेड लगेज रैक पर रख दिया गया, ठीक उसी तरह जैसे कोई आम मुसाफिर अपना बैग रखता है। प्रेशर कुकर में पहले से टाइमर सेट किया गया था, इसलिए ये आतंकी बिना किसी जल्दबाजी के अपनी अपनी ट्रेन के अगले स्टेशनों पर उतरकर भीड़ में ऐसे गायब हो गए जैसे कुछ हुआ ही ना हो। लेकिन भीड़ भाड़ और अफरा तफरी में उन 21 आतंकियों में से एक पाकिस्तानी आतंकी ट्रेन से उतर नहीं पाया और वही उसकी आखिरी सवारी साबित हुई। इसके बाद 6:24 पर 2 अलग अलग ट्रेनों में जोरदार धमाका होता है। स्टेशन, प्लेटफॉर्म और डिब्बों में एक साथ चीख पुकार मच गई। लोग समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या है, लेकिन अगला झटका आने में ज्यादा वक्त नहीं लगा। अगले 10 मिनटों में 5 और धमाके हुए। इस तरह से उस दिन 7 अलग अलग ट्रेनों में केवल 11 मिनट के अंदर पूरे 7 धमाके हुए, जिनमें 209 लोग अपनी जान गंवा बैठे और 700 से भी ज्यादा लोग बुरी तरह जख्मी हो गए। कुछ के हाथ पांव उखड़ गए, कुछ अपनी आंखें खो बैठे और कुछ जिंदगी भर के लिए अपाहिज हो गए। इन बम धमाकों में मारे गए 209 लोगों में एक पाकिस्तानी आतंकी भी था, जो अपने ही रखे बम के साथ ट्रेन में ही रह गया था।
मुंबई की 7 लोकल ट्रेनों में हुए इस सिलसिलेवार धमाकों ने पूरी मुंबई को हिलाकर रख दिया था। जैसे ही धमाकों की खबर फैली, मुंबई पुलिस की गाड़ियां घटना स्थलों की ओर दौड़ पड़ी। पूरे शहर में सायरन की आवाजें गूंजने लगी। शुरुआत में लोग और पुलिस दोनों यही मानकर चल रहे थे कि शायद किसी ट्रेन में सिलेंडर फटा है, लेकिन जब कुछ ही मिनटों के अंदर एक के बाद एक 7 धमाके हुए तो 1993 के सीरियल बम ब्लास्ट की यादें ताजा हो गई। 11 मिनट बाद धमाकों का सिलसिला पूरी तरह से थम चुका था, लेकिन उसके बाद भी ट्रेनों में सवार लोग सहमे हुए थे। किसी को नहीं पता था अगला धमाका कब और कहां हो सकता है और कौन अपनी जान गंवा बैठेगा। जैसे ही खबर केंद्र सरकार तक पहुंची, महाराष्ट्र और देश के सभी बड़े शहरों को हाई अलर्ट पर रख दिया गया। मुंबई के दोनों एयरपोर्ट्स पर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई। वेस्टर्न रेलवे लाइन को पूरे एक दिन के लिए बंद कर दिया गया। तब ये पहली बार था जब मुंबई की इस सबसे बिजी लाइन को पूरे दिन के लिए बंद किया गया था। सरकार ने तुरंत इमरजेंसी हेल्पलाइन नंबर जारी किए ताकि लोग अपने परिजनों की खबर ले सके। घायलों को फौरन इलाज दिलाने के लिए रेस्क्यू टीमें एक्टिवेट की गई। इसी बीच मुंबई पुलिस सभी 7 ब्लास्ट साइट्स पर पहुंचकर हमले की जांच शुरू कर चुकी थी, लेकिन अब तक उनके हाथ कोई सुराग नहीं लगा था। मामले की गंभीरता को देखते हुए हमले के कुछ घंटे बाद ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने इस केस की जांच की जिम्मेदारी एंटी टेररिज्म स्क्वाड ATS को सौंप दी। ATS चीफ KP रघुवंशी ने फैसला किया कि मुंबई पुलिस कमिश्नर AN रॉय के साथ कोऑर्डिनेट करके इस हमले की जांच को आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने 7 टीमें बनाई। हर धमाके वाली जगह के लिए एक डेडिकेटेड टीम थी। इन टीमों को सदाशिव पाटिल, सुनील देशमुख, दिनेश अग्रवाल, भीमराव राठौर, प्रसाद खांडेकर, अरविंद बोडकर और इकबाल शेख जैसे सीनियर ऑफिसर्स लीड कर रहे थे। सभी टीमें अपनी अपनी असाइन लोकेशन पर पहुंच गई और वहां के चप्पे चप्पे को खंगालना शुरू कर दिया। लेकिन इन सब में ATS को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा था, क्योंकि उस समय मॉनसून का समय था और मुंबई में भारी बारिश हो रही थी, जिससे घटनास्थल के आसपास काफी पानी जमा था। इसके बावजूद बॉम्ब डिटेक्शन और डिस्पोजल स्क्वाड की टीम अपने 20 ऑफिसर्स, 50 कांस्टेबल और 5 खोजी कुत्तों की मदद से रात भर जांच करती रही। आखिरकार काफी मेहनत के बाद पहली सफलता जोगेश्वरी ब्लास्ट साइट पर मिली, जहां बॉम्ब डिटेक्शन एंड डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को एक प्रेशर कुकर का हैंडल मिला। इसके बाद आगे की जांच में पुलिस को धमाकों वाली 7 साइट से ऐसे ही प्रेशर कुकर के हैंडल के एविडेंसेस मिले। इससे पुलिस को पता चल सका कि धमाके प्रेशर कुकर बम से किए गए थे। अब जांच को आगे बढ़ाने की दिशा मिल चुकी थी। पुलिस ने फौरन उन दुकानों का पता लगाना शुरू किया जहां से ये कुकर खरीदे गए थे। जांच में पता चला कि सभी प्रेशर कुकर कंचन कंपनी के थे, जिन्हें सांता क्रूज की 2 अलग अलग दुकानों से आतंकियों ने हमले से कुछ दिन पहले खरीदा था। इसी दौरान धमाके में इस्तेमाल किए गए विस्फोटकों के अवशेष भी मिले, जिसकी फॉरेंसिक लैब में जांच करवाई गई, जिसमें पता चला कि धमाकों के लिए आतंकियों ने RDX और अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया था। हमले के 3 दिन बाद पाकिस्तान बेस्ड टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन लश्कर-ए-कहार ने इन धमाकों की जिम्मेदारी ली और एक स्टेटमेंट जारी करते हुए कहा कि ये धमाके गुजरात और कश्मीर में मारे गए मुसलमानों का बदला लेने के लिए किए गए थे। लश्कर-ए-कहार ने यह भी दावा किया कि ये धमाके एक बड़े प्लान का हिस्सा थे, जिसमें मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, गेटवे ऑफ इंडिया, आगरा का ताजमहल और दिल्ली का लाल किला भी पॉसिबल टारगेट्स थे। लश्कर-ए-कहार लश्कर-ए-ताइबा का ही एक ग्रुप है। इस हमले की जिम्मेदारी लश्कर-ए-कहार के लेते ही ATS के कान खड़े हो गए। ATS ने फौरन अपनी जांच का दायरा बढ़ाया और RNAW और IB जैसी इंटेलिजेंस एजेंसी की मदद ली। मुंबई के कई इलाकों में छापेमारी की गई। कुछ सस्पिशियस लोगों के फोन इंटरसेप्ट किए गए। कुछ ही दिनों में करीब 400 लोगों को हिरासत में लिया गया, लेकिन अब भी इस हमले के रियल कल्प्रिट्स पुलिस की पहुंच से बाहर थे। इसी बीच IB को अपनी खुफिया जांच में कमाल अंसारी नाम के एक शख्स पर इस हमले में शामिल होने का शक हुआ। इसके बाद उसकी लोकेशन को लगातार ट्रैक किया जाने लगा। 18 जुलाई को कमाल अंसारी ने जैसे ही अपने बहनोई मुमताज चौधरी से फोन से कांटेक्ट किया, पुलिस ने तुरंत उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली। उस समय कमाल अंसारी बिहार की मधुबनी जिले के बसुपट्टी इलाके में था। उसे अरेस्ट करने के लिए ATS की एक टीम तुरंत बिहार के लिए रवाना हो गई और कुछ दिनों के बाद कमाल अंसारी को मधुबनी के बसुपट्टी से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके बहनोई मुमताज चौधरी को भी नवी मुंबई से अरेस्ट किया गया, पर पुलिस की जांच में वो बेदाग साबित हुआ। लेकिन कमाल अंसारी से पूछताछ करने पर पुलिस का शक उस पर और भी गहरा हो गया। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछताछ की तो वो थोड़ी ही देर में टूट गया। उसने न सिर्फ हमले में खुद के शामिल होने की बात कबूल की, बल्कि साजिश से जुड़े कई और नाम भी उगले। अब धीरे धीरे पूरे नेटवर्क की परतें खुलने लगी थी और पुलिस के सामने साजिश की तस्वीर साफ होती जा रही थी। ATS की जांच का अगला निशाना रहील शेख बना, जो पहले से ही 2005 के दिल्ली धमाकों में वांटेड था।
रहील की तलाश में एटीएस ने सिमी से जुड़े फिरोज देशमुख को पकड़ा, जिसने बताया कि रहील शेख ने उससे मई 2006 में 15,000 रुपए ये कहते हुए उधार लिए थे कि ये पैसे तुम्हें कुछ महीनों में नोमन नाम का एक आदमी लौटा देगा। इसी बेस पर एटीएस ने नोमन को भी ट्रैक कर धर दबोचा, जो पुलिस को फैजल शेख तक ले गया, जो इस हमले का मेन कॉन्स्पिरेटर था। 27 जुलाई को फैजल शेख को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया। उसके घर से 26,000 सऊदी रियाल्स भी बरामद हुए। जांच में सामने आया कि इस हमले के खर्चे के लिए फैजल को उसके पाकिस्तानी आकाओं ने हवाला के जरिए करीब 60 लाख रुपए दिए थे। आगे पुलिस ने इस हमले में शामिल फैजल के भाई मुजम्मिल, तनवीर अंसारी और एहतेशाम सिद्दीकी को भी गिरफ्तार कर लिया। इन दोषियों ने बताया कि साजिश की ट्रेनिंग और प्लानिंग पाकिस्तान में बैठे लश्कर ए तैयबा के आजम चीमा ने की थी। पुलिस फैजल शेख, कमाल अंसारी और एहतेशाम सिद्दीकी का बेंगलोर की फॉरेंसिक साइंसेज लेबोरेटरी में नार्को टेस्ट करवाती है। रिपोर्ट में सामने आया कि इस हमले में मारे गए एक शख्स की अनक्लेम्ड बॉडी पाकिस्तानी नागरिक सलीम की थी, जो इस हमले में शामिल 21 लोगों में से एक था। 4 महीने 29 दिन की लंबी जांच के बाद 30 नवंबर 2006 को एटीएस महाराष्ट्र कंट्रोल ऑफ ऑर्गेनाइज्ड क्राइम एक्ट मकोका कोर्ट में चार्जशीट दायर करती है। चार्जशीट में 30 लोगों को इस हमले का आरोपी बताया जाता है, जिसमें 13 पाकिस्तानी और 17 भारतीय थे। लेकिन इन 30 लोगों में से पुलिस केवल 13 लोगों को ही अरेस्ट कर पाती है। 2007 में गिरफ्तार किए गए 13 आरोपियों के खिलाफ मकोका कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। लेकिन जैसे ही कार्रवाई शुरू होती है, इसके कुछ दिनों बाद ही 21 जून 2007 को इन आरोपियों के वकील सुप्रीम कोर्ट का रुख करते हैं और मकोका की कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी को ही चुनौती दे देते हैं। इसका सीधा फायदा आरोपियों को मिलता है और फरवरी 2008 में सुप्रीम कोर्ट इस मामले में मकोका कोर्ट की सुनवाई पर रोक लगा देता है। इसी दौरान साल 2009 में इंडियन मुजाहिदीन का एक मेंबर सादिक शेख, जो पहले से ही इंडियन मुजाहिदीन के कई केसों में गिरफ्तार था, वो इस केस को भटकाने के लिए पुलिस कस्टडी में ही एक इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडियन एक्सप्रेस को इंटरव्यू देता है। इस इंटरव्यू में वो बताता है कि इन धमाकों के पीछे केवल और केवल इंडियन मुजाहिदीन का हाथ था। उसने आगे बताया कि वो और उसके 4 साथी इस हमले की प्लानिंग में शामिल थे और 5 ट्रेनिंग के लिए पाकिस्तान गए थे। उन सब ने वहां से भारत लौटने के बाद मुंबई की लोकल ट्रेन्स का टाइम टेबल लिया और पहले से ही फर्स्ट क्लास का पास बनवा लिया। 11 जुलाई 2006 की सुबह उन्होंने 7 प्रेशर कुकर में एक्सप्लोसिव भरकर टाइमर सेट किया। फिर तकरीबन 4 बजे पहले दादर और फिर चर्च गेट पहुंच गए, जहां से उन्होंने वहां ट्रेनों में बॉम्ब प्लांट कर दिए। लेकिन उसके इस बयान को कोर्ट में ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं मिली, क्योंकि उसका बयान एटीएस की जांच से मेल नहीं खाता था और वो बाद में अपने ही बयान से पलट गया। इसलिए कोर्ट में उसे हॉस्टाइल विटनेस यानी मुकरने वाला गवाह घोषित कर दिया गया, जो जांच को भटकाने की कोशिश कर रहा था। करीब 2 साल की देरी के बाद 23 अप्रैल 2010 को सुप्रीम कोर्ट ने मकोका कोर्ट पर लगी रोक हटा ली और सुनवाई दोबारा शुरू हुई। इस दौरान एटीएस और मुंबई पुलिस पर भी आरोप लगे कि उन्होंने कुछ निर्दोष लोगों को भी जबरदस्ती इस केस में फंसा दिया है और उन्हें 3rd डिग्री टॉर्चर देकर जबरदस्ती उनसे जुर्म कबूल करवाया है। इन आरोपों के कारण कोर्ट ने इस केस में बेहद सतर्कता से सुनवाई की और मामला लंबा खिंच गया। एटीएस ने इन 13 आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में करीब 200 गवाह पेश किए। वही आरोपियों ने भी अपने बचाव में करीब 50 गवाहों को बुलाया। ट्रेन ब्लास्ट के करीब 8 साल बाद अगस्त 2014 में इस केस की सुनवाई पूरी हुई और आखिरकार 11 सितंबर 2015 को मकोका कोर्ट के जज वाई.डी. शिंदे ने 13 में से 12 आरोपियों को इस मामले में दोषी करार दिया। एक आरोपी अब्दुल वाहिद को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। उस पर आरोप था कि उसने पाकिस्तानी आतंकियों को अपने घर में पनाह दी थी, लेकिन एटीएस इस आरोप को कोर्ट में साबित नहीं कर पाई थी। इसके बाद मकोका कोर्ट ने 30 सितंबर 2015 को 12 दोषियों में से फैजल शेख, आसिफ खान, कमाल अंसारी, एहतेशाम सिद्दीकी और नवीद खान को फांसी की सजा सुनाई। इन 5 को ट्रेन में बम प्लांट करने का दोषी पाया गया। बाकी के 7 दोषियों मोहम्मद साजिद अंसारी, मोहम्मद अली, डॉक्टर तनवीर अंसारी, माजिद शफी, मुजम्मिल शेख, सोहेल शेख और जमीर शेख को बम बनाने में मटेरियल और लॉजिस्टिक सपोर्ट देने का दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई गई। हालांकि इन 12 दोषियों ने मकोका कोर्ट के इस फैसले को बॉम्बे हाई कोर्ट में चैलेंज किया। करीब 9 साल बाद 31 जनवरी 2025 को बॉम्बे हाई कोर्ट की स्पेशल बेंच ने इस मामले में दोषियों की अपीलों पर सुनवाई पूरी की, लेकिन अभी तक अंतिम फैसला नहीं सुनाया गया है। ये कितने बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस हमले के 19 साल बीत जाने के बाद भी दोषियों को उनके किए की सजा नहीं मिल सकी है। जिन 21 आतंकियों ने ट्रेन में बॉम्ब ब्लास्ट किए थे, उनमें से एक की धमाके में ही मौत हो गई थी और केवल 5 लोग ही पुलिस की पकड़ में आ सके।
उन पांचों को 10 साल पहले ही फांसी की सजा सुनाई गई थी, लेकिन हमारा जुडिशरी सिस्टम आज भी उन्हें फांसी के फंदे से नहीं लटका पाया है। सबसे हैरानी की बात यह है कि उन 21 टेररिस्ट में से 15 लोग आज 19 साल बाद भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर है और खुली हवाओं में सांस लेकर इंडियन जुडिशरी और सिक्योरिटी सिस्टम की नाकामियों पर मुस्कुरा रहे हैं। इन सब के बीच 2006 के मुंबई ट्रेन सीरियल ब्लास्ट में मारे गए 209 मासूम लोगों के परिवार को आज भी कोर्ट के फैसले और न्याय का इंतजार है।